नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं, चक्रव्यूह का वक्त है। देखते हैं सबसे पहले वो कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग की है। पहली कहानी, हरिद्वार में गंगा स्नान सच कर देगा परेशान। क्या है पूरा माजरा? 17% दर्शक इस खबर को डिटेल में देखना चाहते हैं। नंबर 2 पे आज बात हुई महिला आरक्षण पर। लखनऊ की सड़कों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतरना पड़ा। क्या है ये मामला? इस खबर को देखने के लिए 22% लोगों ने अपना वोट दिया है। आगे तफसील से इस पर बात करते हैं। और तीसरी कहानी जो आज की है वो है एटमी डील या वर्ल्ड वॉर। क्या है ऐलान? कल इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का हश्र क्या होगा? बातचीत होगी या नहीं होगी? ट्रंप ने बहुत ही कड़े रुख कड़ा तेवर दिखाया है। 29% लोग इस खबर को जानना चाहते हैं। सबकी निगाहें लगी हैं कि आखिरकार दुनिया में क्या होने वाला है। 7:28 पर पूरा डिटेल ईरान वॉर का आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। और चौथे नंबर पर यानी जो सबसे बड़ी खबर निकलकर जो आज आई है, आपकी वोटिंग से सबसे ज्यादा पसंद की गई है, वो है पश्चिम बंगाल में राउंड 1 लॉक हो गया है। परसों यानी 23 अप्रैल को किसका खेला होगा? इस खबर में 32% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आज बुलेटिन की शुरुआत भी इसी खबर के साथ आइए करते हैं। यही हमारी कवर स्टोरी है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान में 36 घंटे बचे हैं। आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने आखिरी दिन हिंदुत्व और भगवान राम के नाम को चुनाव के बीच में खड़ा कर दिया है, उससे सवाल उठता है कि क्या बीजेपी बंगाल का चुनाव राम के नाम पर लड़ना चाह रही है, जो कि बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पिच मानी जाती है। राम, हिंदुत्व, इस तरह की बातें। इसको समझने के लिए पहले आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का यह हालिया बयान सुनिए। दीदी, कभी कभी तो श्री राम भी तो बोला करो, कभी कभी तो श्री राम भी तो बोला करो। इंशाअल्लाह हो गया, खुदा हाफिज हो गया। जय जय श्री राम भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जय जय श्री राम भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन दीदी का मुंह से कभी भी आप लोग जय श्री राम नहीं सुनेगा। राम जन्मभूमि मंदिर होना कितना साल हो गया? 2 साल हो गया। दीदी कभी गया है मंदिर में? दीदी कभी गया है? दीदी मंदिर में गई है कि नहीं, पूजा करती है कि नहीं, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन हिमंता तो कुल जमा 10 साल पुराने भाजपाई हैं। उससे पहले कि उनकी राजनीति कांग्रेस में गुजरी है, लेकिन उन्होंने मंगलवार को जो कुछ कहा वही बातें इससे पहले बंगाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं। सुनिए। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो। राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है। राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। तो समझ रहे ना, चुनाव के ठीक पहले कैसे हिंदू मुसलमान की पूरी पिच तैयार की जा रही है। बंगाल चुनाव में हिंदुत्व का सवाल भी बहुत तेजी से उठा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता हिंदुओं का दमन करती रही हैं। टीएमसी का जवाब है कि बीजेपी हिंदुओं की भावनाओं का शोषण करती है और समाज को धर्म के नाम पर बांटती आई है। खुद ममता बनर्जी ये बताने से नहीं चूकती कि वे हिंदू हो या मुसलमान, बंगाल के लोगों में कोई भेद नहीं करती हैं। साथ ही एक हिंदू होने के नाते अपने धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का सच्चे मन से पालन करती हैं। सुनिए ममता दीदी को। মা দুর্গার কথা বলি, ওং সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাত্ম সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী नारायणी नमस्तुते। तो कौन बड़ा हिंदू है, इसकी रूपरेखा कब कैसे तय होगी, ये तो 4 मई के नतीजे बताएंगे। लेकिन लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है।
हिंदुत्व और राम नाम पर छिड़े चुनावी संग्राम के बीच जिन इलाकों में पहले चरण की वोटिंग होनी है, वहां सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे टीएमसी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव की हुंकार आज शाम थम गई। सारे दलों के नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी और सबको यही यकीन है कि बंगाल की जनता उनको ही चुनेगी। एक जुलूम, ईडी का जुलूम, सीबीआई का जुलूम, इनकम टैक्स का जुलूम, हर घर में बिजनेस के लिए इलेक्शन का टाइम में भी जुलूम कर रहे हैं। मैं आपको कह के जाऊंगा कि बंगाल जय करने का बाद हमारा टारगेट दिल्ली है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। चुनाव की पूरी तैयारी बंगाल विधानसभा के लिए गुरुवार को होने वाले पहले चरण के चुनाव में 16 जिलों की 152 सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें मुर्शिदाबाद की 22, कूच बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, कलिम्पोंग की 1, दार्जिलिंग की 5, उत्तर दिनाजपुर की 9, दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11, पश्चिम बर्धमान की 9, पूर्वी मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झारग्राम की 4, पुरुलिया की 9 व बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल है। पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला बंगाल के 3,60,77,171 वोटर करेंगे। इस बीच बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को जमकर हवा देनी शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बशीरहाट में इच्छामती नदी के पास से एक वीडियो दिखाने की कोशिश की कि कैसे घुसपैठ होता है। यही बात रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार विरासत पर हमला कर रही है। घुसपैठियों के कारण बंगाल की भाषा और बंगाल की संस्कृति में बहुत बदलाव आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से 4096 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं। इनमें 2216 किलोमीटर सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। इसीलिए घुसपैठ का सवाल बंगाल के जरिए ही ज्यादा उठता है और इसीलिए हर चुनाव में ये अहम मुद्दा भी बन जाता है। वैसे बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले जो मुद्दे हावी रहे, उनमें बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा, महिला आरक्षण में परिसीमन का बवाल, एसआईआर में कटे वोटों का मामला, हिंदुत्व वाली पहचान और राज्य में कानून व्यवस्था का सवाल सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दार्जिलिंग में थे, उत्तरी बंगाल में। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडों की तरह काम करते हैं और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। टीएमसी कह रही है कि गृह मंत्री को यह भाषा शोभा नहीं देती। ममता के गुंडों का त्रास है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? है ना? आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले। 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। ये तो लोकल गुंडाओं का लैंग्वेज है, वो तो देश का होम मिनिस्टर है, उसके मुंह से ये लैंग्वेज क्या सही है? ये पूरा उनके मुंह से लोकल गुंडों का भाषा निकल रहा है। और वो क्या बोल रहा है? हम बोल रहा है उसको, अगर दम है तो आप खुद 4 मई आप बंगाल में रहिए, वॉच करिए कैसे फेस्टिवल होता है पूरा बंगाल में, ग्रीन वेव होता है पूरा बंगाल में, कैसे ममता दीदी और अभिषेक का लीडरशिप में पूरा तृणमूल कांग्रेस 4th टाइम के लिए वापस आएगा। दावे प्रतिदावे बहुत कुछ चल रहा है। बंगाल में चुनाव अक्सर
रक्त रंजित हो जाता है। खूनी संघर्ष की घटनाएं जब तब सामने आती हैं। ये तस्वीरें कोलकाता के पोर्ट इलाके की आपके सामने आ रही हैं, जहां कल रात बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर दोनों पक्षों के बीच संघर्ष छिड़ गया तो मामला शांत कराने के लिए पुलिस आई। आरोप है कि पुलिस को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। पुलिस की जवाबी लाठीचार्ज में बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर भी आई है। वहीं आज दिन में भांगर इलाके में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के उम्मीदवार अरबुल इस्लाम की गाड़ी पर हमला किया गया तो इलाके में तनाव भड़क उठा है। भद्र लोक और भद्र लोगों वाले बंगाल में इस तरह की चुनावी हिंसा की खबरें बहुत ही आम है चुनावी मौसम में। लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको जानना चाहिए। टीएमसी के सांसद हैं, ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं, डेरेक ओब्रायन। उन्होंने एक बेहद सनसनीखेज आरोप आज केंद्रीय एजेंसियों पर लगा दिया है। डेरेक ओब्रायन का आरोप है कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले यानी 29 अप्रैल से पहले बंगाल में कुछ बड़ी साजिश की जा रही है। बहुत कुछ बड़ा हो सकता है जो केंद्रीय एजेंसियां करवा सकती हैं। क्या कह रहे हैं डेरेक, सुनिए इसको। We have credible information that a meeting has been called by the Home Minister of India in respect to Bengal. CBI head, ED head, NIA head. Some serious action has been planned before phase 2 of the polls. Mark my words, in the next 150 hours, some devious action has been planned. This will probably happen somewhere in the districts of South Bengal, where the BJP are a big zero. सेकेंड फेज का चुनाव उस इलाके में होने वाला है जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और शायद उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ी साजिश होने वाली। क्या है इस बारे में डिटेल में डायरेक्ट ने कुछ नहीं बताया। केवल चुनावी आरोप है या वाकई में कोई सीरियस मसला है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ऐसा ना हो कि आपसी खींचतान में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ये आशंका तो मन में पैदा कर ही दी है। कोई भी चुनाव जनता की उम्मीदों को भी इम्तिहान होता है। चुनाव की कसौटी पर पब्लिक के असल मुद्दे कसे जाते हैं। बंगाल में चुनाव के दौरान और उसके बाद होने वाली हिंसा एक ऐसी ही समस्या है जिससे आम लोगों में असुरक्षा का भाव भर जाता है। वहां शिक्षक भर्ती और राशन वितरण में घोटालों का आरोप भी अब जवाब मांग रहे हैं। आरजे कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की मामला चुनावों में लगातार उठ रहा है और जवाब चाहता है कि महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी। बेरोजगारी का सवाल कब अपने समाधान तक पहुंचेगा। राज्य में औद्योगिक विकास कब तक हो पाएगा और कब तक रोजी रोटी की तलाश में वहां के नौजवान पलायन करते रहेंगे पश्चिम की ओर। अवैध घुसपैठ से सिक्योरिटी और डेमोग्राफी पर जो खतरा मंडरा रहा है उसका हल क्या है। और यह भी एक अहम सवाल है कि कभी सूखा तो कभी बाढ़ और कभी चक्रवाती तूफानों से होने वाले नुकसानों की भरपाई कब होगी और कैसे होगी। लेकिन चुनाव अक्सर भावुकता की ढलान पर फिसलता चला जाता है। बंगाल में चुनाव अक्सर अस्मिता से जोड़ा जाता है। बांग्ला अस्मिता माँ माटी मानुष जैसे भावुक पहचान को जन्म देती है तो कई बार बांग्ला समाज से निकले महापुरुषों के व्यक्तित्व को निखारती भी है। बंगाल ने धर्म, अध्यात्म, साहित्य, विज्ञान से लेकर राजनीति तक एक से बढ़कर एक दिग्गजों को जन्म दिया है। बंगाल की माटी के एक महान लाल थे स्वामी विवेकानंद तो दूसरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन चुनावी आपाधापी में बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान फिसल गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुख्यमंत्री योगी की जुबान फिसली। नाम उन्होंने विवेकानंद के हवाले से इस नारे का जिक्र कर दिया तो टीएमसी ने भी तुरंत चुटकी लेने का उनको मौका मिला। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट वायरल है जिसमें वो योगी आदित्यनाथ पर जमकर चुटकी ले रही है। चाहे पेट का सवाल हो या दिल का, रोजी रोटी का मुद्दा हो या पहचान और संस्कृति का, हर मुद्दे चुनावों में अपने हिसाब से गढ़े जाते हैं। उसमें कोशिश यही होती है कि अपनी कमीज कैसे दूसरों से ज्यादा सफेद दिखाई जाए, बल्कि कई बार तो दूसरों की कमीज पर ज्यादा कालिक दिखाने की होड़ भी होती है। इस बीच चुनाव से ठीक पहले आम जनता उन्नयन पार्टी यानी बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करने वाले हुमायूं कबीर के 4 उम्मीदवारों ने, जी हां उम्मीदवारों ने वोटिंग के पहले पार्टी छोड़ दी है। वो चारों उम्मीदवार ममता बनर्जी की टीएमसी में आज अचानक शामिल हो गए। वो चारों नेता हैं रानीगंज से उम्मीदवार राहुल घोष,
दुर्गापुर पूर्व से उम्मीदवार और उम्मीदवार रूबिया बेगम, बाराबनी से उम्मीदवार अद्वैत दास और पांडवेश्वर से उम्मीदवार जुबैद शेख। बस देखते जाइए, 29 अप्रैल से पहले और भी सियासी कलाबाजियां बंगाल में देखने को मिल सकती हैं और तेज ये वार पलटवार का ड्रामा चल सकता है। बात करते हैं अगली स्टोरी की। महिला आरक्षण की लड़ाई संसद से सड़क तक आ गई है और अब बात करूंगा उस व्यू पॉइंट की इस चक्रव्यूह शो में जिसमें चुनावों का गणित बना या बिगड़ सकता है। यानी चक्रव्यूह में अब मैं बात कर रहा हूं बंगाल चुनाव और महिलाओं के रिजर्वेशन के मामले की। संयोग देखिए कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक उस वक्त आया जब बंगाल में चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है। अब लोकसभा में वो विधेयक भले गिर गया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की चुनावी फिजा में अभी भी तैर रहा है। बीजेपी ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही कि ममता और कांग्रेस जैसे दलों के कारण महिलाओं का हक मारा गया है। हर रोज अपने विरोधियों को घेरने के लिए सभाएं, रैलियां और विरोध बीजेपी कर रही है। यह सियासी संग्राम संसद से निकलकर अब सड़क पर शुरू हो चुका है। राजनीति की पुरानी कहावत है कि अगर मुद्दा जनता को समझ में आ गया तो आधी जीत पक्की है, लेकिन मुद्दा समझ में नहीं आया तो समझो तैयारी कच्ची है। महिला आरक्षण बिल को लेकर आजकल यही खींचतान चल रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक बिल गिरने के बाद आज लखनऊ में भी भाजपा ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली, जिसमें सीएम योगी खुद महिलाओं के साथ पैदल चले। ये दावा किया गया कि उनके साथ करीब 15,000 महिलाएं थीं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षियों की वजह से महिला आरक्षण बिल का लाभ देश की आधी आबादी को नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार से टक्कर लेने की पूरी तैयारी के मूड में अब दिखाई दे रहा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा, इनके कृत्य महिला विरोधी है। की मंशा महिलाओं को रिजर्वेशन देने का नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। आपकी मंशा ही नहीं थी कभी महिला आरक्षण देने की। अगर आपकी मंशा होती तो आप महिलाओं को आरक्षण कब का दे चुके हो। ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी जब से पिछले हफ्ते संसद में बैकफुट पर आई है, तब से उसने देश भर में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकालकर अपने विरोधियों को घेरने में पूरी कोशिश की है। लखनऊ में, आप तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको, लखनऊ में सीएम योगी की पदयात्रा आज सीएम आवास से विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर तक निकाली गई। भोपाल में मोहन यादव भी ऐसी रैली को निकाल चुके हैं वहां के मुख्यमंत्री, वहां पर बीजेपी की ही सरकार है। इसी तरीके से तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां पर रायपुर में विष्णुदेव साय की अगुवाई में भी बीजेपी ने, सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा निकाला और कांग्रेस की खामियां गिनाई। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। उधर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बीजेपी पर पलटवार किया है। अखिलेश ने खास तौर पर जन आक्रोश यात्रा को लेकर यह पोस्ट लिखा, सुनिएगा। एक बार फिर से दूर दूर से लोगों को जुटाया जाएगा, एक नहीं बार बार झूठ बोलो का पाठ पढ़ाया जाएगा, झूठ के महादरवाजे से झूठ का झंडा उठाया जाएगा, अपनी करतूतों की काली सड़कों पर चलाया जाएगा। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। ये हक अधिकार नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते, इसीलिए
डिलिमिटेशन चुपचाप कराना चाहते थे महिला आरक्षण के बहाने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि लोकतंत्र में एक मतदाता की अधूरी जानकारी सभी की सुरक्षा को कमजोर करती है। आजकल महिला आरक्षण बिल को लेकर देश में बहुत कंफ्यूजन का माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी और उसके खेमे से जुड़े नेता ये कह रहे हैं कि संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया है, जबकि ये बात गलत है। यहां आपको ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पास हो चुका, आज से करीब 3 साल पहले। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला आरक्षण अधिनियम 2023 अभी 16 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। अभी 16 अप्रैल, जिस वक्त संसद का ये विशेष सिटिंग चल रही थी। और खास बात यह है कि लोकसभा की चर्चा के दौरान इसको री-नोटिफाई किया गया है। इस कानून में संसद और राज्यसभा में राज्य और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, जो कि संसद से पास है, बहुमत से पास है, सर्वसम्मति से पास है। आपको याद दिलाऊं, सितंबर 2023 में जब इस बिल पर वोटिंग हुई थी, संसद में सर्वसम्मति से लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। इसके पक्ष में मौजूद थे संसद में जो 456 लोग थे सांसद, उनमें से 454 सांसदों ने उस वक्त वोट दिया था। केवल 2 लोग इसके खिलाफ गए थे, वो दोनों AIMIM के सांसद थे, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील। इसके बाद 2021 सितंबर 2023 को ये जो बिल था, ये राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से 214 लोग जो थे, वो तमाम 214 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट किया था। लेकिन 16 अप्रैल 2026 को, यानी पिछले हफ्ते, केंद्र सरकार 131वां संशोधन बिल 2026 लेकर आई, जिसमें यह कहा गया है कि 1/3 सीटों में महिलाओं को आरक्षण, चुनाव क्षेत्र के डिलिमिटेशन और सीटों की संख्या 850 तक करने के बाद ही लागू होगा, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और संशोधन बिल के खिलाफ वोटिंग की। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करना चाहते थे, और असलियत यह है कि जो महिला आरक्षण 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसको अधिसूचित करने का काम, नोटिफाई करने का काम आपने 16 अप्रैल 2026 रात को 9:55 पे किया। 30 महीने तक आपने महिला आरक्षण को नोटिफाई तक नहीं किया। यह आपकी सीरियसनेस है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष के अपने अपने तर्क और दावे हो सकते हैं। सरकार का पहला तर्क है कि देश में महिलाओं की आबादी की लगभग 50% है, लेकिन लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व 13 से 14% के आसपास है। इसीलिए सदन में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव किया गया, ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। जबकि विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर सरकार सच में महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो विपक्ष के मुताबिक 2023 में जो बिल लाया गया था, उसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की 543 सीटें तय कर दी गई थी, जबकि तब से अब तक की आबादी में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस पर विपक्ष की दलील है कि जनसंख्या के आधार पर दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, इसीलिए ये ठीक नहीं है। डीएमके और कांग्रेस की मांग है कि बिना परिसीमन किए मौजूदा लोकसभा में ही, यानी 543 के हाउस में ही, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि 2026-27 की जनगणना, जिसमें ओबीसी की गिनती पूरी होने के बाद हो, तब परिसीमन को लागू किया जाए। हजार और एमएलए वहां पे चुन के आए। अगर आप देखो तो जम्मू और कश्मीर में 2011 का सेंसस इस्तेमाल किया है, और वहां पे आसाम में 2001 का किया है। वहां पे भी उन्होंने उनके चॉइस के हिसाब से सेंसस का इस्तेमाल किया है। अभी इनका जो प्रयत्न था या कोशिश थी, डिलिमिटेशन का कायदा मंजूर करे। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत की संसद में इस समय महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है और कितनी नहीं है। लोकसभा में महिलाओं की संख्या करीब 14% है और राज्यसभा में इस वक्त लगभग 17% महिला सांसद है। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी औसतन 10% के आसपास है, यानी बहुत कम है। तो कभी का पास हो गया है, 2023 में ही पास हो गया है, उसको नोटिफाई तक नहीं किए। 16 तारीख के रात के 3 बजे
नोटिफाई करे, अमेंडमेंट उससे पहले ही लाए थे। तो इनकी मंशा महिलाओं को रिजर्वेशन देने का नहीं है, इनकी मंशा डिलिमिशन एक्ट को ठीक कर लेके अपने मन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के वो फिर दोबारा 10-20 साल हुकूमत करना चाहते हैं। महिला आरक्षण को लेकर शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा में बीजेपी विपक्षी पार्टियों को असली गुनहगार बताती है। बीजेपी नेता यह आरोप लगाते हैं कि विपक्ष के नेताओं की वजह से देश की महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। अगर पार्टियों के हिसाब से संसद में महिला सांसदों की संख्या देखें तो आपको आश्चर्य होगा। बीजेपी की करीब 13% महिला सांसद इस वक्त हैं। कांग्रेस की भी लगभग 13% सांसद इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की 38% महिलाएं सांसद हैं। 38% सबसे अधिक किसी भी पार्टी की। दूसरी अलग अलग पार्टियों में भी कई महिला सांसद हैं, उनका प्रतिशत भी 33% से काफी कम है। केवल एक तृणमूल ही है जो इस कैटेगरी को पूरा करती है। महिला आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी की जन आक्रोश रैली का हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीतियां बना ली है। पार्टी ने तय किया कि महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर देश भर में वो महिला प्रवक्ताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की महिला नेताओं को दी गई है। देश के 25 शहरों में कांग्रेस की महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पक्ष जनता के सामने रखा, क्योंकि ये भाजपा महिला विरोधी है। ये सरकार डबल इंजन की महिला विरोधी सरकार है। इसलिए इस सरकार को हम हर मोर्चे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। बात महिला आरक्षण की चल रही है, महिलाओं को अधिकार देने की बात चल रही है, उनके सशक्तिकरण की बात चल रही है, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर आज एक और नया विवाद खड़ा हुआ है। राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद, जो कि कांग्रेस के बहुत करीबी हैं, पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया जो किसी भी सांसद के मुंह से शोभा नहीं देता है। बिहार महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस भेजकर अब जवाब मांग लिया है। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नव संस्कृति बन गई। पप्पू यादव सांसद हैं और कितना विवादित बयान दिया, कितना बेहुदा बयान दिया उन्होंने। उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं कि बिना नेताओं के रूम के महिला नेता राजनीति नहीं कर सकती है। क्या कहना चाहते हैं? जिस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी रही हो, जिस पार्टी ने देश को पहली महिला लोकसभा स्पीकर दी हो, जिस पार्टी में आज प्रियंका गांधी को महिला के तौर पर पेश करके सबसे अधिक घेरा गया सरकार से बहस के दौरान, उस पार्टी से जुड़े सांसद पप्पू यादव, जो भले ही निर्दलीय चुने गए हैं पर राहुल गांधी के बहुत करीबी कहे जाते हैं, बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में अच्छी खासी दखलंदाजी रखते हैं और उनकी अपनी पत्नी भी सांसद हैं, रंजीत रंजन। इसीलिए कहानी खड़ी हो जाती है कि पप्पू यादव ने जो कहा उसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है सभ्य समाज में। पप्पू यादव को तो इस पर माफी मांगनी ही चाहिए, कांग्रेस पार्टी को उनसे माफी मंगवानी चाहिए। आगे बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। ट्रंप एक सोशल मीडिया पोस्ट और तेहरान में हड़कंप मचा है। क्या परमाणु युद्ध की उल्टी गिनती शुरू करने जा रहे हैं ट्रंप? और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में कल होने वाली महा मीटिंग दुनिया पर मंडरा रहे महाविनाश के खतरे को टाल पाएगी? अब जब मैं 7:28 पे आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस्लामाबाद टॉक्स के सेकेंड राउंड को लेकर बेहद संकट बना हुआ है। कोई पक्का नहीं है। अमेरिकी खेमे में हलचल बहुत तेज हो गई है।
वहीं ईरानी डेलीगेशन को लेकर भी चीजें अब तक बहुत क्लियर नहीं हुई हैं। बड़ी खबर सुन लीजिए सबसे पहले आप। बड़ी खबर व्हाइट हाउस अमेरिका से आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट और CNBC न्यूज प्लेटफॉर्म को एक फोन पर इंटरव्यू दिया है। ईरान को बड़ी चेतावनी इस बार ट्रंप ने दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि खून के प्यासे लोगों से बातचीत का यह आखिरी मौका है। ईरान को घुटने टेक कर डील करनी होगी, ट्रंप धमका रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर बार बार सीज फायर तोड़ने के आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने इस इंटरव्यू में दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंप्लीट कंट्रोल हो चुका है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने कल पकड़े गए संदिग्ध जहाज MV टुस्का को लेकर शक की सुई चीन की ओर भी घुमा दी है। चीन को भी इस पूरी जंग में वो शामिल कर देना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति शी के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन युद्ध में सब बदल जाता है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस थोड़ी देर में, ऐसी खबर है कि पाकिस्तान के लिए तैयार है, रवाना होने के लिए होंगे या नहीं होंगे अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से तैयारी पूरी है। वेंस के साथ ट्रंप के करीबी और विशेष दूत जो कि पिछली बार गए थे, स्टीव विटकॉफ, और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान जा सकते हैं सेकेंड राउंड की बातचीत के लिए। अमेरिकी डेलीगेशन का इस्लामाबाद दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सीज फायर खत्म होने के कारण, कल सीज फायर खत्म होने की आखिरी तारीख है, 22 अप्रैल को ये खत्म होना है। ट्रंप ने एक दिन के लिए इसको बढ़ाया था। उधर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस्लामाबाद बातचीत में कोई बड़ी प्रगति होती है तो ट्रंप भी वर्चुअली इसमें शामिल भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ट्रंप सरप्राइज कर दें, खुद वहां चले जाएं। लेकिन ट्रंप ने आज जो तेवर दिखाए हैं, जो भी हमने आपको सुनवाया CNBC का इंटरव्यू, वो बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। ट्रंप बहुत नाराज है ईरान के रुख को लेकर। और बड़ी खबर अब तेहरान से भी आ रही है। ईरान में क्या चल रहा है ये भी आप जान लीजिए। ईरानी सरकारी मीडिया ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि ईरान की टीम पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। ताज़ा अपडेट ईरान से ये है कि मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अली अराक्ची फिलहाल तेहरान में ही हैं, वो इस्लामाबाद अभी तक नहीं निकले हैं। ईरान की ओर से फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी है। इससे पहले एक्सियोस के हवाले से खबर आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनाई ने बुधवार को इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे दौर की बातचीत के लिए अपनी टीम को हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब यह खबर डिनाई हो गई। इस समय पूरी दुनिया के सामने 3 बड़े सवाल इस वक्त खड़े हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। टोटल कंफ्यूजन है। पहला सवाल ये कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरा सवाल ये कि अगर बातचीत होती है तो क्या ट्रंप ईरान के साथ कोई ग्रैंड डील करेंगे या प्रतिबंध और सख्त करेंगे। और तीसरा बड़ा सवाल ये कि क्या सीज फायर की मियाद जो कल खत्म हो रही है, उसके बाद क्या पश्चिम एशिया में फिर से मिसाइल, बम, गोला बारूद बरसने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद भी हराम हो चुकी है। कैसे और क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। वॉशिंगटन के समय के मुताबिक रात के करीब 11:30 बज रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप को नींद नहीं आ रही। पूरी दुनिया सोने की तैयारी कर रही थी, तब ट्रंप के एक पोस्ट ने तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल लीडर कहा जाता है, उन्होंने आधी रात को ईरान के खिलाफ एटमी बिगुल फूंक दिया। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान में न्यूक्लियर डस्ट स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर देने वाला था, इसलिए इसे खोदना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। ट्रंप ईरान के एनरिच्ड यानी शुद्ध यूरेनियम के भंडार के लिए लगातार परमाणु धूल या न्यूक्लियर डस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को शुद्ध कर रहा है। ट्रंप अकेले नहीं हैं। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। जाहिर है अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। ट्रंप का यह मिडनाइट मिशन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा या फिर ईरान के एटॉमिक ख्वाब को हमेशा के लिए दफन कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के एनरिच यानी शुद्ध यूरेनियम स्टॉक को पूरी तरह हटाने या अपने कंट्रोल में लेने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है और यही ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रस्ताव में सबसे बड़ा रोड़ा है। पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल के हमलों से पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान के पास लगभग 441 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम था और 200 किलोग्राम
20% एनरिच यूरेनियम था। एक्सपर्ट्स की बात माने तो 60% शुद्धता वाले यूरेनियम कुछ हफ्तों में 90% परमाणु बम बनाने की सीमा तक संवर्धित किया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है। लेकिन ट्रंप के ईरान के एनरिच यूरेनियम को कब्जा कर लेने वाले पोस्ट के कुछ ही घंटे के बाद ईरान ने यह साफ कर दिया कि तेहरान संवर्धित यूरेनियम कहीं भी ट्रांसफर नहीं करेगा। ईरान ने भले ही अपने एनरिच यूरेनियम सीधे अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया हो, लेकिन बैकडोर कई विकल्पों पर चर्चा चल रही है। ईरान के एनरिच यूरेनियम को 2015 के परमाणु समझौते की तरह रूस भेजा जा सकता है, जिसमें 11 टन से ज्यादा यूरेनियम भेजा गया था। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ईरान से एनरिच यूरेनियम को निकालना इतना आसान है? न्यूक्लियर एक्सपर्ट और पूर्व पेंटागन अफसर एंड्रयू वेबर के मुताबिक ये इतिहास का सबसे जटिल यूरेनियम हटाने का ऑपरेशन हो सकता है, और इसकी वजह ईरान की इस्फान और नतांज न्यूक्लियर प्लांट्स अमेरिका और इजरायली हवाई हमलों में बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। यूरेनियम गैस के फॉर्म में भारी सिलेंडरों में रखे जाते हैं। हमलों में इन सिलेंडर्स के नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरा प्लांट अंडरग्राउंड है, एंट्री गेट भी मलबे से ढके हुए हैं। ऐसे में इस जगह पर किसी भी एक्टिविटी से रेडिएशन का खतरा बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका किसी विदेशी धरती से पहली बार एनरिच यूरेनियम को हटाने की सोच रहा है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, इससे पहले 1994 के प्रोजेक्ट सेफियर में कजाकिस्तान से 600 किलोग्राम वेपन ग्रेड यूरेनियम निकाला गया था। इसे स्पेशल कंटेनर्स में पैक कर C-5 विमानों से अमेरिका लाया गया था, जबकि 1998 में ब्रिटेन के साथ मिलकर जॉर्जिया से हाई एनरिच यूरेनियम निकालकर स्कॉटलैंड पहुंचाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कांगो से हजारों टन यूरेनियम आयात किया गया था, जिसका इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम में किया गया था। ये सभी ऑपरेशंस तब सफल हुए क्योंकि उस दौरान वहां की सरकारों ने सहयोग दिया था। हालात स्थिर थे, लेकिन ईरान में ये तीनों शर्तें फिलहाल मौजूद नहीं है। हालात बिल्कुल विपरीत है। चक्रव्यूह में हम आपको रोज बता रहे हैं कि किस तरह ईरान के खिलाफ युद्ध छिड़कर डोनाल्ड ट्रंप अपने घर यानी अमेरिका में भी अब घिरते जा रहे हैं। आज आपको वॉशिंगटन से आई इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। हाथों में फूल लेकर प्रदर्शन करने वाले ये लोग अमेरिका के पूर्व सैनिक हैं, लेकिन आज ये ईरान के खिलाफ युद्ध और गाजा में नरसंहार के खिलाफ संसद की बिल्डिंग तक पहुंच गए। इस बीच हंगरी से भी एक बड़ी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी विक्टर ऑर्बन को चुनावों में हराने के बाद नवनिर्वाचित पीएम पीटर मेग्यार ने इजराइल को बड़ा झटका दे दिया है। मेग्यार ने यह साफ कर दिया है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी में कदम रखते हैं तो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल उलट नीति ऑर्बन के मुकाबले। वजह है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी का अरेस्ट वारंट, जिसे मेग्यार सरकार ने पूरी तरीके से लागू करने का फैसला कर लिया है। ये पूर्व पीएम ऑर्बन की नीतियों से बिल्कुल उलट है, जो हंगरी ही आईसीसी से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। 9 मई को पीएम पद संभालने जा रहे मेग्यार ने ऑर्बन की उस प्रक्रिया पर अब रोक लगा दी है। ट्रंप के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक हार बताई जा रही है, क्योंकि अब यूरोप में नेतन्याहू के लिए रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। इजराइल के खिलाफ आवाज तुर्की से भी उठ रही है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का दावा है कि इजराइल ने दक्षिण साइप्रस के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन तैयार कर लिया है, और यह गठबंधन पूरे इलाके में मुस्लिम देशों के खिलाफ बनाया गया है। तो लगातार अमेरिका और इजराइल पर शिकंजा दुनिया के देशों का कसता जा रहा है। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करूंगा पब्लिक व्यू की। उसके बगैर मैं शो को खत्म नहीं करता हूं। पब्लिक व्यू में आज पहला व्यू है नृपेंद्र कुमार मौर्य का। पश्चिम बंगाल चुनाव का पहला चरण बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें नॉर्थ बंगाल और सीमावर्ती सीटों पर वोटिंग होगी, जहां सीएए, एनआरसी, घुसपैठ और चाय बागान मजदूर जैसे मुद्दे प्रमुख रहने वाले हैं। अगला पब्लिक व्यू योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। राघव कृष्णा लिखते हैं, महिला आरक्षण पर छिड़ा नया सियासी अध्याय, योगी का सीधा संदेश, नारी शक्ति को पूरा अधिकार। अब सवाल, वादा जमीन पर उतरेगा या बहस ही जारी रहेगी? तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी आपसे 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।